गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 15 नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज को पढ़ेंगे, जो कि आपके इतिहास के पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक लिया गया है। यह वर्कशीट कक्षा 8 के लिए है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें समझाना है कि नए शासन की स्थापना कैसे हुई और कंपनी की फौज कैसी थी, जिसमें मुगल फौज और कंपनी की फौज के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है, और बाद में हमें प्रश्नोत्तर पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले नए शासन की स्थापना। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, 1773 से 1785 तक रहे थे। वो बहुत सारे व्यक्तियों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत अच्छा काम किया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी को न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, मद्रास, चेन्नई में भी कब्जा कर चुकी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ब्रिटिश इलाके मोटे मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। जो ब्रिटिश के जो इलाके थे, उन पे कंपनी का कब्जा था। वो छोटे छोटे इलाकों में बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो कि कंपनी के प्रशासकीय इलाके थे। और उस समय जानते हो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी। क्या थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई, जिसे मुंबई भी कहा जाता था। जो भी शहर, हर एक का शासन जो है गवर्नर के पास होता था। उनका मेन हेड कौन होता था? गवर्नर के पास। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, यानी सबसे ऊंची पोस्ट किसकी थी? गवर्नर जनरल की। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने कई काम किए, प्रशासकीय काम किए बच्चों। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने उसके सुधार खास तौर से माने जाते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या क्या काम करे? 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की कि कानून कैसा होना चाहिए, और इसमें ये कानून बनाया गया कि हर जिले में क्या होगी? 2 अदालतें होंगी। तो बच्चों, अदालतों की स्थापना कब हुई? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। जिसमें 2 अदालतें कौन सी थी? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और वो क्या करते थे? मौलवी और हिंदू पंडितों को रखते थे, ताकि उन्हें वो भारतीय कानून के बारे में बताते रहें। और बच्चों, फौजदारी अदालतें क्या थी? अभी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी। जो काजी और मुफ्ती होते उनके अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। यानी जो चाहे दीवानी अदालत हो, चाहे फौजदारी अदालत हो, वो किसके अंडर काम करते थे? गवर्नर के अंडर ही काम करते थे। और हिंदुओं के कानून में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम दिया गया, ताकि हिंदू कानूनों में समानता लाई जा सके। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अनुवाद अंग्रेजी में किया। जो बच्चों 11 पंडितों ने भारतीय कानून बनाया था, उसका अनुवाद किसने किया? N.B. हॉलहेड ने किया। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक तैयार किया कर लिया। जैसे हिंदू कानून तैयार किया गया, ऐसे ही मुस्लिम कानून भी तैयार किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट का बना 1773 में, जिसमें क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत भी बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? सदर निजामत अदालत। ये कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। बच्चों, जिले में सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है? कलेक्टर की, जैसा कि नाम से पता चलता है। और इस कलेक्टर का क्या काम होता था? लगान और कर यानी टैक्स इकट्ठा करना, और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से क्या करते थे? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे कलेक्टर साहब। और उनका कार्यालय कहाँ होता था? कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो बच्चों, ये सारी जो न्याय व्यवस्था किसके समय पर हुई? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई। और उसी समय में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार आया, और ये पुराने जो सत्ता केंद्र थे, वो साइड में यानी कि हाशिए पे ढकेल दिया गया, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। अब आइए चलिए देखते हैं कंपनी की फौज और मुगल फौज में क्या क्या अंतर थे। बच्चों, मुगल फौज में जो लोग थे, उन्हें मुख्य रूप से सवार यानी कि जो ट्रेनिंग वाले घुड़सवार और पैदल चलने वाले सैनिक होते थे।
और सवारों का दबदबा था और पैदल सैनिक की संख्या कम थी। तीरंदाजी तलवारबाजी में ये लोग माहिर होते थे। और विशाल पेशेवर जो सेना थी वो ट्रेंड सेना नहीं थी, यानी इतनी कुशल नहीं थी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे जो गांव के जो किसान थे वो भी सैनिक में भर्ती हो जाते थे। आइए चलिए देखते हैं कंपनी की फौज। बच्चों, अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय यानी कि सिपाही आर्मी कहते थे, सिपॉय कहते थे। उसमें ज़्यादातर कंपनी की फौज जो थी पैदल चलने वाली संख्या ज़्यादा थी और घुड़सवारी वाली संख्या कम थी। लेकिन जो उनके सैनिक थे वो ट्रेंड थे बंदूक चलाने में। और सिपाहियों को यूरोपीय जो तरीका था वहाँ के तरीके से जो उनको ट्रेनिंग करवाई जाती थी, उनको एक्सपीरियंस दिलवाया जाता था। और पेशेवर और जो प्रशिक्षित सेना ज़्यादा थी, यानी कि उसमें ट्रेंड और जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये दोनों अंतर थे। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। बच्चों, कंपनी को जो अपनी फौज रखनी ज़्यादा बड़ी करने के चक्कर में कई बार जाति और समुदायों की भावना को नज़रअंदाज करना पड़ता था ताकि उनकी सेना में ज़्यादा सिपाही हो सके। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। पर अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने कब देखा कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, हम अंग्रेजों को अपना रहे हैं, यह 1857 के विद्रोह में झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है। ईस्ट इंडिया एक व्यापारिक कंपनी थी, धीरे धीरे उसने भारत पे कैसे कैसे कब्जा किया और 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने भाप की तकनीक से बनने वाले रेल के इंजन का आविष्कार किया, भारत में उसका प्रयोग किया और अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत को पहुंचा जा सकता था, यानी अंग्रेज ज़्यादा भारत में आने लगे थे। इस प्रकार बच्चों 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में जो 63% भूभाग और 78% आबादी पर किसका शासन हो चुका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बच्चों इस प्रकार जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था। आइए चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ होता था? 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? जैसे बच्चों ब्रिटिश प्रदेशों की जो प्रेसिडेंसी होती थी क्या होती थी? उनकी प्रशासनिक इकाइयां होती जिनसे वहाँ का कानून व्यवस्था चलती थी, जैसे बंगाल, मद्रास और मुंबई, जिन तीनों पे उनका कब्जा था बच्चों। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? उन्होंने अपनी ताकत फैलाने के लिए क्या भूमिका निभाई? बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर थे। उन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि मुंबई, मद्रास और चेन्नई में भी सत्ता हासिल की और साथ ही साथ कई प्रशासनिक सुधार भी किए। वहीं पर प्रश्न 3 है, वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन सुधार किए? बच्चों ने अदालतों की स्थापना की, जैसे दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना करी। इसके बाद है प्रश्न 4, जो कलेक्टर थे उनके क्या काम थे? बच्चों, कलेक्टर का काम क्या होता था? जो कि उनका टैक्स वसूल करना, लगान वसूल करना, ये सभी कार्य किसके थे? तो कलेक्टर के थे। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा भी इनकी क्षेत्र में ही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। इस प्रकार कलेक्टर का ये सभी काम थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। मुगल फौज और कंपनी की फौज में अंतर बताना है प्रश्न 5 में। बच्चों, अभी हमने बताया था कि मुगल फौज में जो है घुड़सवार ज़्यादा थे, पैदल सैनिक भी थे, सवारों का दबदबा था, तीरंदाजी और जो है तलवारबाजी में मुगल फौज बहुत ज़्यादा निपुण थी। लेकिन कंपनी की फौज में ज़्यादातर पैदल चलने वाले लोग ज़्यादा थे, सवारों की संख्या कम थी। और वो किस में निपुण थे? बंदूक चलाने में। और उनको ट्रेनिंग भी कौन से तरीके से दी जाती थी? यूरोपियन तरीके से दी जाती थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 में आपको बच्चे बताना है कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? ताकि वे भारत के लोगों का उपयोग अपने कार्यों के लिए कर सके और उनके फ़ायदे के लिए कुछ भी काम नहीं था भारतीयों के फ़ायदे के लिए, बल्कि वे कंपनी का काम करते ताकि उनका कम तनख्वाह में ज़्यादा मजदूर आ सकें। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।